आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरजेएस राजस्थान जुडिशरी सर्विसेज के लिए जो माइनर एक्ट है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस के इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन कौन से हो सकते हैं और एक तरह से ये आपकी रिवीजन क्लास भी हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं और जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, बहुत ही छोटा सा। तो आज का अपना एक्ट है द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। इसमें क्या है, हमें प्रिवेंशन भी करनी है, प्रोहिबिशन भी करनी है और रिड्रेसल भी करना है। मतलब एक्ट होने से, कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट वाला एक्ट होने से पहले हम कोशिश करेंगे कि वो ना हो, प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे। प्रोहिबिट मतलब हम सीधा ओपनली डायरेक्टली कहेंगे कि ऐसा कुछ भी करना इलीगल होगा, डायरेक्टली वो चीज कहेंगे कि नहीं ये चीज नहीं हो सकती। और रिड्रेसल भी क्या है कि भाई अगर कुछ हो जाता है इस तरीके का कोई एक्शन किसी रिस्पोंडेंट के द्वारा, किसी भी पर्सन के द्वारा वर्क प्लेस पे वुमेन के अगेंस्ट में, तो हम उसका रिड्रेस कैसे होगा, उसको रिलीफ कैसे मिलेगी, उस वुमेन को किस तरीके से रिलीफ दिया जा सकता है। तो ये एक एक्ट है। सबसे पहले इस एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये जाननी चाहिए कि एक कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन का। ये देखो मैं इसमें लिख रहा हूं, द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ये कन्वेंशन था यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स का। ये कन्वेंशन था जो कि इंडिया ने रेटिफाई कर दिया था 25 जून 1993 को। तो बस ये इंपॉर्टेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है सबसे आपकी कि इस कन्वेंशन को, कन्वेंशन ऑन, इसको क्या लिख देते हैं, सी CEDAW, ठीक है। तो ये कन्वेंशन था, इसको रेटिफाई कर दिया। तो अब जब रेटिफाई मतलब क्या क्या हो गया कि हमने इसको साइन कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि हम इसको मानेंगे। अब मानेंगे तो इस कन्वेंशन के अंदर आर्टिकल 11, ध्यान आपको रखना है, इसका आर्टिकल 11 पे इंपॉर्टेंट बात है कि आर्टिकल 11 कहता है कि नाउ जो भी स्टेट्स, स्टेट मतलब एक तरह से कंट्री, जो भी उसको इस कन्वेंशन को साइन करती है, रेटिफाई करती है, उसको अपने कंट्री में, अपने स्टेट में कुछ ऐसा एक्शन लेना होगा जो कि वुमेन के सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकता हो, वर्क प्लेस पे, एजुकेशनल प्लेसेस पे, कहीं पे भी। तो आर्टिकल 11 को हम रेटिफाई कर चुके थे इस कन्वेंशन को, तो आर्टिकल 11 के अकॉर्डिंग हमें ये सब करना पड़ा, इंडिया को ये सब करना पड़ा। तो जब ये एक्ट आया तो इसके एक्ट का हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, तो ऑब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट है इस एक्ट के अंदर, कई बार पूछ लेते हैं राजस्थान जुडिशरी में क्या है, एन एक्ट। इस ऑब्जेक्ट जो ये लाइन है ना आपकी, इसमें से कई बार क्वेश्चन बन जाता है, आपको ये एक्ट, ये ऑब्जेक्ट वाली लाइन पता होनी चाहिए, इसका एक तरह से प्रेम्बल है ये। An act to provide protection against sexual harassment of women at workplace and for the prevention and redressal of complaints of sexual harassment and for matter connected with the, सीधी सी बात है कि प्रोटेक्शन करना है वुमेन का सेक्सुअल हैरेसमेंट के अगेंस्ट वर्कप्लेस पे, प्रिवेंशन करना है, रिड्रेसल करना है, किस चीज की, कंप्लेंट की, सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट आए उसकी, जो उसको हमें आप रिड्रेस करनी पड़ेगी और ऐसी चीज ना आए इसको प्रिवेंट करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। 22 अप्रैल 2013 इस दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने असेंट दिया था कि हाँ हम साइन किया था इस एक्ट के ऊपर कि हाँ ये एक्ट अब क्या है, एक तरह से फोर्स में आ जाएगा, या इसको एक्सेप्ट कर लिया था। फोर्स में तो नहीं आना कहेंगे, फोर्स में तो तब आता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन प्रोवाइड करती है। इसका ये होता है कि जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों लेजिस्लेटिव बॉडी या पार्लियामेंट बॉडी से पास होके जाता है तो उसको प्रेसिडेंट साइन करता है कि हाँ ये पास हो गया, तो प्रेसिडेंट विल साइन दी एक्ट। तो इस दिन ये एक्ट साइन हो गया था, किस दिन, 22 अप्रैल 2013 को। अब इंपॉर्टेंट आ जाओ कि क्या आना है, अब आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट जो पूछते हैं वो है डेफिनेशन का 2A, एग्रीव्ड वुमन। एग्रीव्ड वुमन का मतलब क्या है, तो इसकी ये दोनों पॉइंट समझो, पॉइंट
अपना सेक्शन 2A का सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2। तो कोई भी ऐसा है, ये दोनों चीज आप पढ़ लो। रिलेशन टू अ वर्क प्लेस, वुमेन कोई भी एज की हो सकती है, वेदर एम्प्लॉयड हो या नहीं हो। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है कि उस वर्क प्लेस पे वो एम्प्लॉयड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो कोई मैटर नहीं करता। जिसने और उस वुमेन ने कुछ एलिज किया है कि उसके साथ कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुई है। डिवेलिंग हाउस, जहां पे कोई रहते हैं, हाउस या प्लेस, तो वुमेन किसी भी एज की वहां पे अगर काम करती है, घर का कुछ काम कर रही है, डिवेलिंग प्लेस का मतलब होता है जहां पे लोग रहते हैं, तो वहां पे भी ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का चीजें एग्रीड वुमेन आती है। अगर किसी के साथ ऐसा होता है ना, तो एग्रीड मतलब जिसके साथ कुछ गलत हुआ हो। तो ये चीज है एक इम्पॉर्टेंट और अप्रोप्रिएट। उसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट चीज आती है, जो आपको पता होना चाहिए या कई बार किस सेक्शन से बनती है, वो है ये किस टाइम पे फोर्स में आया था। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज पूछते हैं कि ये एक्ट फोर्स में कब आया था। कब फोर्स में आया था? तो ये आया था 9/12/2013 को ही। 9 दिसंबर 2013 को ये फोर्स में आ गया था ये एक्ट। अब इंपॉर्टेंट देखो कौन सा सेक्शन आपको कवर करना चाहिए, वो होना चाहिए एफ के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान दो। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कौन कौन हो सकते हैं, तो ये आप डेफिनेशन एक बार पढ़ लेना। कोई भी पर्सन एम्प्लॉयड एट वर्क प्लेस फॉर एनी वर्क, या रेगुलर वर्क हो, टेम्परेरी वर्क हो, एडहॉक हो या डेली वेजेस पे हो, कैसा भी काम अगर आप वहां पे एम्प्लॉयड हो, कैसा भी काम करने के लिए, आइदर डायरेक्टली थ्रू और एजेंट, चाहे डायरेक्टली हो या किसी एजेंट के थ्रू हो। तो ये एक चीज है, एम्प्लॉय के बारे में पढ़ लेना, इससे काफी काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद आपको एक चीज ध्यान रखनी है, नेक्स्ट सेक्शन जो आपको समझना है या फिर जिससे क्वेश्चन बनते हैं, वो है एन, सेक्शन 2 क्लॉज एन। क्या कहता है, सेक्सुअल हरासमेंट क्या होती है। तो ये आप इसको पढ़ के जाना, ये जो पॉइंट है ना जितने भी, ये आपके सारे इंपॉर्टेंट है। इंक्लूड एनी वन और मोर ऑफ द फ्लोइंग अनबिहेवियर, अनवेलकम एक्ट और बिहेवियर। ऐसा एक्ट जो कि आपको पसंद ना आ रहा हो या बिहेवियर पसंद ना आ रहा हो, जो डायरेक्टली या बाय इम्प्लीकेशन, जो सीधा सीधा कहे या ऐसा आपको इम्प्लाइडली लगे कि ऐसा हो सकता है, फिजिकल कांटेक्ट हो, एडवांस अप्रोच लग रही हो, डिमांड हो, रिक्वेस्ट हो सेक्सुअल फेवर के लिए, सेक्सुअल कलर रिमार्क्स हो गए हो, शोइंग पोर्नोग्राफी हो गया हो, एनी अदर अनवेलकम फिजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल कंडक्ट हो। तो ये एक चीज है जिससे आप कह सकते हो आपके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है वर्क प्लेस पे। उसके बाद इंपॉर्टेंट है जो जो कि जिससे क्वेश्चन बनता है, वो सीधा आ जाओ आप सेक्शन 3 पे। ये रहा सेक्शन 3। सेक्शन 3 है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो इससे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, नो वुमेन शैल बी सब्जेक्ट टू सेक्सुअल हैरेसमेंट एट एनी वर्क प्लेस। सो दीज आर द फ्लोइंग सर्कमस्टांसेस, ये ऐसे से वो हैं सर्कमस्टांसेस। तो अमॉन्ग द अदर सर्कमस्टांसेस इफ इट अकर्स और प्रेजेंट इन रिलेशन टू इतना बिहेवियर में अमाउंट टू सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो ये है जिसमें इम्प्लाइड, एक्सप्लाइट, ये पॉइंट्स आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। प्रॉमिस, आप प्रॉमिस कर रहे हो कि आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाएगा, प्रॉमिस कर रहे हो या डरा रहे हो। प्रॉमिस भी करना, डराना भी कि नहीं भाई तेरी सर्विस, तेरी नौकरी को मैं तेरा प्रमोशन नहीं होने दूंगा, इस तरीके से चीजें करके आप डरा के कुछ सेक्सुअल फेवर लेना चाहते हो। तो इम्प्लाइड हो या एक्सप्लाइड हो, कैसे भी तरीके से आप फ्यूचर
एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस बताना चाहते हो कि हाँ आपका अगली बार ऐसे हो जाएगा, बहुत कामयाबी मिलेगी जॉब में, ये सब चीजें। तो और पॉइंट 4 देखो, इंटरफ्रेंस विद हर वर्क और क्रिएटिंग एन इंटिमिडेटिंग और एन ऑफेंसिव हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट और ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट लाइकली टू अफेक्ट हर हेल्थ और सेफ्टी। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देने चाहिए। इसमें से कई बार ज्यादातर पूछा जाता है पॉइंट 1 से, पॉइंट 2 से और पॉइंट 5 से, तो ये आप देख लेना। आगे पूछ चलते हैं। आगे है सेक्शन 4 भी इंपॉर्टेंट है, जो कि बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी क्या होता है भाई? कोई भी वर्क प्लेस है, कोई ऑफिस है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एमएनसी है, कोई दफ्तर है, वहां पे वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाएंगे। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का मतलब भाई ऑफिस के अंदर एक कमेटी बना दो 3 4 5 लोगों की, जो जो कि ऑफिस के अंदर कुछ भी ऐसा सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड कोई बात आती है तो वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी डील करेगी। तो बस यही है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। आप जैसे देखो, एवरी एम्प्लॉयर, हर एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है वर्क प्लेस पे कि बाय ऑर्डर इन राइटिंग से कॉन्स्टिट्यूट करे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में। ठीक है, इसमें यहीं से आता है ज्यादातर। उसके बाद चीजें पूछी जाती है कि पॉइंट ये इंटरनल सबसेक्शन 2 क्या है? इंटरनल कंप्लेंट कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ क्या फॉलोइंग मेंबर्स। कौन सा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो कि एक वुमेन होनी चाहिए सीनियर लेवल पे, ठीक है, और 2 अदर वुमेन होनी चाहिए, not less than 2 member amongst the employee preferably committed to the cause of women और who have experience in social work या legal की knowledge होनी चाहिए। 1 member amongst the और NGO से भी होना चाहिए एक, ठीक है। यहां से पूछ लेते हैं। उसके बाद देखो कहां से पूछते हैं, जो सेक्शन आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाओ सेक्शन 7 पे। सेक्शन 7 किस बारे में है? ये है कंपोजिशन, टेन्योर एंड अदर टर्म एंड कंडीशन ऑफ लोकल कंप्लेंट कमेटी। लोकल कंप्लेंट कमेटी क्या होता है? इससे पहले आपने पढ़ा इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, वो ऑफिस के अंदर होती है। लोकल कंप्लेंट कमेटी क्या होता है? एक डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाता है। वो ऑफिस जहां पे भी होगा ना, तो मान लो गुड़गांव में है, तो गुड़गांव वाले एरिया में भी लोकल, पूरे गुड़गांव को डील करने वाला कोई ऑफिसर होगा, जिसके लिए कमेटी बना दी भी, आप ऐसे रिलेटेड सारे ऑफेंस को डील करोगे, तो वो होती है लोकल कंप्लेंट कमेटी। जैसे आप देखो, आप पढ़ लो, बस इतना आपको समझ में आ गया तो आप कैच कर जाओगे। लोकल कंप्लेंट कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नॉमिनेट करता है, वहां से बन जाएंगे। चेयरपर्सन होना चाहिए एमिनेंट वुमेन, कोई भी फेमस जो वुमेन हो सकती है सोशल वर्क में और कैसे, वो होनी चाहिए। 1 मेंबर नॉमिनेटेड फ्रॉम अमंगस्ट द वुमेन वर्किंग इन ब्लॉक, तालुका, तहसील में कोई काम करता। 2 मेंबर, जो कि इनमें से एक लेडी होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट फिर आ जाता है सबसेक्शन 2, है ना, सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में देखो एक बार, तो सबसेक्शन 2 में ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि ये कब तक, इनका टेन्योर कब तक रहता है। लोकल कमेटी के जो मेंबर होते हैं, चेयरमैन हो या अदर मेंबर हो, तो ये 3 साल तक मेंबर रहते हैं। उसके बाद आ जाता है सेक्शन 9, जहां से ज्यादा चीजें कुछ पूछी जाती है। सेक्शन 9 क्या कहता है? कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो एनी एग्रीव्ड वुमेन कैन मेक एन राइटिंग, लिखित तौर पे दे सकती है कि भाई मेरे साथ ऐसे सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है। किसको देगी? इंटरनल कमेटी को, इफ अगर है तो, नहीं तो लोकल कमेटी को जाके दे दे। मतलब किसी वुमेन के साथ अगर कुछ हुआ है, अगर उसके ऑफिस में एक इंटरनल कमेटी है, तो वो वहां पहले लिखे। अगर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी कुछ बनी नहीं हुई है, तो आप सीधा लोकल कमेटी को भी जाके अपनी कंप्लेंट दे सकते हो कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। इसका इंपॉर्टेंट और दूसरा क्या है? विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर दंड देना है, जब से कोई भी ऐसा आपके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट का इंसिडेंट हुआ हो। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ यहीं से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद देखो और इम्पोर्टेंट सेक्शन या टर्म कॉन्सिलिया। इसके बाद ये देखो, ये भी अच्छा है इंपॉर्टेंट। सेक्शन 10 कॉन्सिलेशन। कॉन्सिलेशन का मतलब क्या है? आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन, वही वाली चीज है ये। क्या है कि अगर कोई कंप्लेंट करती है वुमेन, तो सीधा कोर्ट और जेल और पुलिस और ऐसे करने से पहले क्या है,
वो वुमेन और वुमन जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर रही है कि भाई इसने इस बंदे ने मेरे साथ, इस इंसान ने मेरे साथ कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसा एक्ट किया है या करने की कोशिश करी है, तो इन दोनों की कॉन्सिलेशन भी कराई जाए। क्या पता वो दोनों आपस में ये माफी मांग कर अपने आप को अपॉलजी करके दोनों का सेटलमेंट हो जाए। तो कॉन्सिलेशन कहता है कि जाने से पहले इंटरनल कंप्लेंट कमेटी और द लोकल कमेटी में बिफोर इनिशिएटिंग एनी इंक्वायरी करने से पहले सेक्शन 11 के अंदर रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप सेटल कर सकते हैं मैटर दोनों मिलके। उसके बाद सेक्शन 11 भी इंपॉर्टेंट है जो कि बात करता है इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट। तो इसमें जो ये फर्स्ट पैराग्राफ जो है अपना है ना, पहली 3-4 लाइन, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 3-4 लाइन से रूल एग्जिस्ट, ठीक है। क्या है इसमें, क्या पूछा जाता है? सेक्शन 10 इंटरनल कंप्लेंट कमेटी लोकल कमेटी में शैल बी वेयर द रिस्पोंडेंट इज एन एम्प्लॉय होना चाहिए, proceed to make inquiry into the complaint in accordance with the procedure rules applicable, इतना इतना ये सब चीजें हैं। तो यहां से आ जाता है ये लाइन, आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसका सब सेक्शन 4 भी बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। द इंक्वायरी अंडर सब सेक्शन 1, तो इसमें क्या है, शैल बी कंप्लीटेड विद इन द पीरियड ऑफ 90 दिन, 90 डेज के अंदर कंप्लीट करना है। सब सेक्शन 1 कौन सा है? ये रहा, 90 दिन के अंदर कंप्लीट करनी होती है। उसके बाद इंपॉर्टेंट सेक्शन जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप आ जाओ सेक्शन 14, पनिशमेंट ऑफ फॉल्स एंड मैलिशियस कंप्लेंट एंड फॉल्स एविडेंस। कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं ना कि यार वुमेन्स ने फॉल्स केसेस लगा देती हैं, कुछ कर नहीं पाते हम। नहीं, आप कर सकते हो। सेक्सुअल हरासमेंट का जो एक्ट है ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, उसका सेक्शन 14 साफ साफ कहता है कि अगर आप फॉल्स या मैलिशियस कुछ कंप्लेन करते हो तो आप 100% क्या नाम है, और फॉल्स एविडेंस भी देते हो तो आपको 100% पनिशमेंट होगी। गलत आप एविडेंस नहीं दे सकते, गलत आरोप नहीं लगा सकते, गलत कंप्लेन नहीं कर सकते। तो ये एक है, आपको डायरेक्ट इसमें इस चीज को देखना है। इसमें ज्यादातर सेक्शन से ही पूछते हैं क्वेश्चन, तो मैं सेक्शन को ही अभी रेकमेंड कर रहा हूँ, बाकी आप ये पढ़ सकते हो। और उसके बाद सेक्शन 15 इंपॉर्टेंट है, जहां से कई बार पूछ लेते हैं। सेक्शन 15 में पूछते हैं सब सेक्शन सब क्लॉज ए, बी और डी से। क्या है ये सेक्शन 15? वो है डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन। कंपनसेशन कैसे डिटरमाइन होगा? अगर किसी वुमेन के साथ एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक्ट होता है तो किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे, कैसे पता करेंगे भाई कितना कंपनसेशन दिया जाए। तो पहली चीज ए को देखो, द मेंटल ट्रॉमा, पेन, सफरिंग, इमोशनल डिस्ट्रेस, कैसे ये सब झेला हुआ है उसकी वजह से। पॉइंट बी, द लॉस इन द कैरियर अपॉर्चुनिटी ड्यू टू द इंसिडेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। सेक्सुअल हैरेसमेंट की वजह से आपको बहुत मेंटली परेशान हो गया आप, अब आप कैरियर में उतना ग्रोथ नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि आपको डर लग रहा है, आप और अच्छे से खुल के काम नहीं कर पा रहे हो। तो आप क्या है कि आपको कैरियर की अपॉर्चुनिटी का लॉस हो गया है, तो वो भी आपको देखा जाएगा, सोचा जाएगा कंपनसेशन देने से पहले। एंड डी में एक बार आप देख लो, इनकम एंड फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द रेस्पोंडेंट। रेस्पोंडेंट का क्या फाइनेंशियल या इनकम स्टेटस है। तो ये है, बाकी आप पढ़ो सी और डी भी, क्योंकि वैसे पूछा इन्हीं में से जा रहा है ज्यादा, लेकिन आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ 18। 18 क्या कहता है? 18 कहता है अपील के बारे में। अभी अपील कहाँ आ गई? तो एनी एग्रीव पर्सन, जो भी लेडी एग्रीव्ड है, अगर वो क्या नाम है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी या लोकल कमेटी में जाती है और वहां कुछ नहीं होता है, तो दैट कैन प्रेफर अपील अंडर विद इन 90 डेज ऑफ द रिकमेंडेशन के 90 दिन के बाद वो अपील कर सकते हैं। कहाँ पे? अपील टू द कोर्ट और ट्रिब्यूनल। एक ही इंपॉर्टेंट सेक्शन था। उसके बाद आ जाओ जो आपको इंपॉर्टेंट है 19, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर की ड्यूटी क्या क्या है? तो क्लॉज ए काफी इंपॉर्टेंट है, क्लॉज सी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो ए क्या है, पहले ए को देखो। एम्प्लॉयर शैल, जो एम्प्लॉयर है, प्रोवाइड अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, सुरक्षित एनवायरनमेंट, वर्किंग सेफ वर्किंग प्लेस देनी है। एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है, जिसकी कंपनी है, जिसकी वर्क प्लेस है, कि हाँ सब कुछ सेफ रहे भाई, वो उसकी जिम्मेदारी है, जो भी मालिक होगा।
अच्छा, क्लॉज सी को देखो, ऑर्गेनाइज वर्कशॉप। वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करो, बताओ अपने मेंबर्स को, अपने एम्प्लॉयज को, लेडी एम्प्लॉयज को कि भाई ऐसे ऐसे है, ये चीज ऐसे हो सकती है। सेंसिटाइज करो एम्प्लॉयज को विद रिस्पेक्ट टू दी सेक्सुअल हैरेसमेंट और अदर एरिया जहाँ पे एम्प्लॉयज को पता होना चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसे हो सकता है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम करो ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का। और एक आई भी काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रीट सेक्सुअल हैरेसमेंट एज अ मिसकंडक्ट अंडर द सर्विस रूल। जो भी आपकी सर्विस रूल हमने डिसाइड कर रखे ना, जो भी एम्प्लॉय की सर्विस रूल होंगी कि आपको इस तरीके से नौकरी करनी है, उसके अंदर भी डिफाइन करो वे सेक्सुअल हैरेसमेंट एक मिसकंडक्ट होगा। कल को अगर आप करते हो तो बोला मेरी सर्विस रूल में तो लिखा ही नहीं था, ऐसे नहीं है, वो लिखो वहां पे भी। तो ये ड्यूटी है एम्प्लॉयर की, एम्प्लॉयर को लिखना है ये। अब आ जाओ 21 के सब सेक्शन 2 में। 21 क्या है, कमेटी टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट। तो जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है उसको फॉरवर्ड करना है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कौन सा था, जो कि डिस्ट्रिक्ट में होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था गुड़गांव के लिए, तो गुड़गांव का डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो होगा वो फॉरवर्ड करेगा ब्रीफ रिपोर्ट, बहुत ही ऐसे संक्षेप में, एनुअल रिपोर्ट रिसीव्ड अंडर दी सबसेक्शन 1 टू द स्टेट गवर्नमेंट को, कि ये मेरे डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या काम हुआ, कितना मैंने एक्शन लिया, कितनी कंप्लेंट आई थी, उसकी एक रिपोर्ट अपना स्टेट गवर्नमेंट को देगा। तो ये था। और इसके बाद आ जाओ 27 पे। 27 सेक्शन 27 सब सेक्शन 3। 27 क्या कहता है, ये देखो क्या है, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट। क्या कोर्ट संज्ञान ले सकती है, इसके बारे में है। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। संज्ञान नहीं लेगी, कोर्ट को नहीं दे रखा भाई। और एनी रूल मेड देयर अंडर सेव ऑन कंप्लेंट मेड बाय द एग्रीव्ड वुमन और सच पर्सन ऑथराइज्ड बाय ना। तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी या लोकल कंप्लेंट कमेटी वही मेन है, आप वहीं जा सकते हो। हाँ, अगर वहां ना हो तो आप कोर्ट जा सकते हो। नो कोर्ट इंफीरियर देन द मैजिस्ट्रेट और जेएमआईसी शैल ट्राई एन ऑफेंस पनिशेबल। अगर आप कोर्ट में भी वो मैटर अगर जाता है, क्यों, अगर लोकल कमेटी और इंटरनल कमेटी में काम नहीं हो रहा है, आप कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप कोर्ट जा सकते हो। तो कोर्ट में मिनिमम एमएम या जेएमआईसी 1 के पास जाना होगा मिनिमम। और ये पॉइंट नंबर 3 है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एवरी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। ये थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। नॉन कॉग्निजेबल होगा। नॉन कॉग्निजेबल का मतलब होता है पुलिस कैन नॉट बी अरेस्ट विदाउट वारंट, बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन थे जो कि आपको पता होना चाहिए। आप जुडिशरी के लिए, राजस्थान जुडिशरी के लिए मेन ये पॉइंट भी पढ़ के जाओगे ना, तो आपका सेक्सुअल हरासमेंट वाला एक्ट एक तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आपको ध्यान हो जाएगा, हाँ क्लिक, ऑप्शन ये आया था, सेक्शन ये आया था, और आपका रिवीजन पूरा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्ट के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।